प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए ये जो रिवीजन हम कर रहे हैं, इसमें अभी हमारा ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है। इस ज्योग्राफी के रिवीजन में आप सभी लोग स्वयं से भी पार्टिसिपेट करते रहे, स्वयं से जो मैं लाइन बोल रहा हूं खुद से भी जज करते रहे कि वो सही है या गलत है। ठीक है, ये जरूरी भी है क्योंकि लास्ट टाइम में जब रिवीजन चल रहा है तो आपके बेसिकली आपके नॉलेज का ही टेस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ रिवीजन के माध्यम से ही हम आपको लगभग संपूर्ण यूपीएससी के प्रीलिम्स की जर्नी की तैयारी भी करा दे रहे हैं। तो ये आपके लिए 2 in 1 का प्रोग्राम है। एक आपका रिवीजन भी हो जा रहा है, आपके नॉलेज का भी टेस्ट हो रहा है, दूसरा संपूर्ण यूपीएससी के सिलेबस का एक बार आपके साथ अपडेशन भी हो जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ऐसे क्वेश्चन आप सभी के सामने आते हैं कि कथन ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन तारा एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिनका निर्माण सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात होता है। ठीक है, कथन भी कह रहा है कि कृष्ण वीवर का निर्माण, कृष्ण वीवर का मतलब होता है ब्लैक होल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कृष्ण वीवर का मतलब होता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए। अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नीचे वाले ऑप्शंस आप लोग खुद से देख रहे हैं। अब देखिए, ये प्रश्न चूंकि अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिसर्च अधिक हो रहे हैं, बार बार पैमाने बदल रहे हैं। पहले कभी हम पढ़ा करते थे, हमारे एनसीईआरटी में हुआ करता था पुराने टाइम में, जो कि अभी बदल गया है, कि सूर्य एक स्थिर तारा है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। धीरे धीरे कंसेप्ट बदले कि नहीं, सूर्य भी घूमता है। उसी प्रकार रोज नए नए खोज हो रहे हैं, तो नए नए जो खोज हो रहे हैं तो वैसे क्षेत्र में प्रश्न पूछने की संभावना भी अधिक है। अब चूंकि यूपीएससी को भी पता है कि बहुत सारे बच्चों ने न्यूट्रॉन तारा या फिर सुपरनोवा विस्फोट या फिर ब्लैक होल, इनके बारे में बहुत सीमित जानकारी रखी होगी, तो इसीलिए ऐसा प्रश्न यहां से बन सकता है। तो आप लोग आंसर करें। ऑप्शन है कि कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं तथा कथन बी कथन ए की व्याख्या करता है। तो पहला स्टेटमेंट होता है व्याख्या करने का, सेकंड होता है कि दोनों सही है लेकिन बी ए की व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कथन ए सही है परंतु कथन बी गलत है, और डी कह रहा है कथन ए गलत है तथा कथन बी। अब ये सभी आप लोग देख लीजिए, आप अपनी तैयारी को जज कर लीजिए कि आप इसके लिए कितने तैयार हैं आंसर करने के लिए। अब आइए आते हैं, जैसे यहां पर एक फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये चित्र दिख रहा होगा। ये जो चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा, बेसिकली यह एक न्यूट्रॉन तारा है। यह क्या है? यह एक न्यूट्रॉन तारा है। ठीक है, और यह एक ब्लैक होल है। ये जो ब्लैक दिख रहा है यह ब्लैक होल है, ब्लैक होल। और ये ब्लैक होल क्या कर रहा है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा फिगर में, चित्र में, कि न्यूट्रॉन तारे का ऊर्जा धीरे धीरे इस ब्लैक होल की तरफ जा रही है और ब्लैक होल उस न्यूट्रॉन तारे का ऊर्जा ले रहा है, उसका पूरा पावर खींच रहा है। तो इससे होगा क्या, धीरे धीरे न्यूट्रॉन तारा नष्ट होता चला जाएगा और पूरा का पूरा न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल में समा जाएगा। अच्छा, आपको एक और फिगर दिखाते हैं। यहां पर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स होते कैसे हैं वो भी जानना जरूरी है। पहले एक जायंट गैस का जो क्लाउड होता है, जिसे हम सामान्य रूप से नेबुला कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट की बात हो रही है, कि जब बहुत सारे गैसों का एक बहुत बड़ा गुब्बारा होता है, गुब्बारा का मतलब बहुत अधिक गैसों का एक जगह इकट्ठा हो जाने के बाद ये गैस जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो आपस में गैसों में टकराव होता है। तो वो टकराव होता है तो धीरे धीरे गति करने लगते हैं। फिर उन गैसों में जब गति एक्टिवनेस आ जाती है तो उस एक्टिवनेस के बाद ये जो गैस है, ये जो जाइंट नेबुला है या जो गैसों का बादल है, वो धीरे धीरे
एक प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार का मतलब प्राथमिक स्टार, प्राथमिक तारे के रूप में, मतलब तारों का जब शुरुआत होता है वैसे तारों के रूप में धीरे धीरे फॉर्म होने लगता है। अब इन जो गैसों में रासायनिक क्रिया, गैसों में जो आपस में केमिकल इक्वेशन है वो बहुत एक्टिवली बढ़ने लगते हैं। अब हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो गैस है ये बहुत अधिक एक्टिव हो जाते हैं। तो पहले धीरे धीरे ये ऐसे फॉर्म होता है, फिर जब ये एक्टिवनेस बढ़ती जाती है तो ये गैसों का जो गोला है वह बीच में एकदम सेंटर बना लेता है और उसके आसपास धीरे धीरे और ज्यादा सेंटर के आसपास गैसें इकट्ठी होती चली जाती, ठीक है। फिर उसके बाद दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अगर गैसों का गोला बड़ा है, पावर है, गैस बहुत अधिक है वहां पर, तो वो क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा तारे के रूप में फॉर्म हो जाएगा। बहुत मैसिव स्टार, बहुत बड़ा स्टार के रूप में उसका ओरिजिन हो जाएगा। लेकिन अगर गैस छोटा है, मतलब गैसों की मात्रा कम है, तो यह एकदम रेड आकार का लाल, एकदम चमकीला लाल तारे के रूप में फॉर्म हो जाएगा। यहां देखिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो लाल तारा दिखता है इसका मतलब है कि यह कमजोर तारा है, और जो व्हाइट तारा दिखता है, हम भी आसमान में तारे दिखते हैं, तो जो व्हाइट तारा दिखता है इसका मतलब कि वह अभी भी बहुत मजबूत और बहुत ही नवीन स्थिति में है। तो ये जो मजबूत तारा होता है धीरे धीरे क्या होता है, यह और जब इसमें जब हीलियम और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती जाती है, और संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगता है, तो वह धीरे धीरे हजारों सालों के बाद जब इसका पावर संलयन की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, तो वह धीरे धीरे रेड सुपर जायंट में तब्दील हो जाता है। मतलब कि अब यह नष्ट हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और यही जब रेड सुपर जायंट अचानक से कमजोर होकर के विस्फोट कर जाता है, जब यह तारा, इसमें संलयन की प्रक्रिया होते होते इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम थे वे समाप्त होने की स्थिति में आ गए, तो अचानक से वो विस्फोट कर गया। उसी विस्फोट को हम कहते हैं सुपरनोवा, सुपरनोवा विस्फोट। तो एक तारा जब विस्फोट किया तो वो दो चीजें बन सकता है। क्या कि अगर उस तारे का विस्फोट के बाद जो उसका एकदम सेंटर है वह बचा रह गया, तो वह बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। लेकिन अगर विस्फोट बहुत ताकतवर हुआ और जो सेंटर है वह भी गायब हो गया, तो वो जो गैसों का गोला था, गैसों का पिंड, वह घूमने लगेगा और वो बन जाएगा ब्लैक होल। तो कैसे एक तारा बनता है, फिर वह तारा धीरे धीरे समाप्त भी होता है। यही तारा समाप्त होकर के एक बहुत बड़ा तारा समाप्त होकर के क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। और जो छोटा तारा होता है वह अगर समाप्त होता है तो वह धीरे धीरे वह क्या बन जाता है, व्हाइट ड्वार्फ, और फिर बाद में ब्लैक ड्वार्फ, मतलब वो पूर्ण रूप से समाप्त हो। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर। प्रश्न कह रहा था कि न्यूट्रॉन तारा एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसका निर्माण सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात होता है। तो ये आप लोगों ने देखा कि सुपरनोवा में कैसे विस्फोट हुआ, तो उससे दो परिस्थितियां पैदा हुई, या तो ब्लैक होल बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। चीजें क्लियर हो गई। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, कृष्ण वीवर का निर्माण मतलब ब्लैक होल, ब्लैक होल का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए। जो तारा होता है, जो तारे का द्रव्यमान अगर एक ही जगह पर द्रव्यमान संकेंद्रित हो गया, तो द्रव्यमान जब संकेंद्रित हो गया तो वो बहुत पावरफुल सेंटर बन जाता है, और वो इतना अधिक पावरफुल हो जाता है कि अब वो प्रकाश को भी पार नहीं होने देता है, तो फिर ब्लैक होल हो गया। तो इसका मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि न्यूट्रॉन तारा एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसका निर्माण सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात होता है। यह स्टेटमेंट भी सही है। और सेकंड की कृष्ण वीवर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए, सारा उसका द्रव्यमान एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, तो ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट से
कोई एक दूसरे को प्रूव नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कथन बी कथन ए को प्रूव कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं, परंतु कथन बी कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर हो गई ये चीजें? अब ब्लैक होल के बारे में, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में, व्हाइट ड्वार्फ के बारे में, या तारों का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब चीजें आप लोगों को पता लग गई? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये है वही सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है। विस्फोट होने के बाद एक तारे में विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद बहुत सारे छोटे 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 हजारों तारे पैदा हो गए। एक बहुत बड़े तारे में विस्फोट होता है तो फिर बहुत सारे छोटे तारे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। अब देखिए अगला क्वेश्चन है गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में। अब आप लोगों में से शायद सबने गोल्डीलॉक्स जोन पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आज जान लेंगे। गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत ऐसे ग्रह सम्मिलित हैं जिनकी सतह पर तरल जल अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। कथन ए कह रहा है कि गोल्डीलॉक्स जोन वैसे ग्रह होते हैं जिनके सतह पर द्रव तरल रूप में उपस्थित होता है, उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। सेकेंड, गोल्डीलॉक्स जोन निवास योग्य क्षेत्र के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और फिर वही सेम टाइप का पैटर्न। तो गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में आपकी जानकारी कितनी है? देखिए, ये आपको यहां से आज आपको गोल्डीलॉक्स जोन क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये सन है या कोई भी स्टार, ठीक है, सूर्य से लेकर के, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यह टू हॉट है, इतना गर्म है कि यहां पर कोई जीवन संभव नहीं है, यहां पर जल उपलब्ध नहीं रह सकता, इतना गर्म है। जबकि इस क्षेत्र के बाद का जो रीजन है वो इस तारे से, इस सन से इतना दूर है कि वह बहुत कोल्ड है, इतना कोल्ड है कि यहां पर पानी उपस्थित नहीं रह सकता। वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि टू हॉट जोन और टू कोल्ड जोन के बीच का जो ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी उपलब्ध हो सकता है, जहां पर कि पानी सतह पर होता है और जहां पर कि जीवन संभव है, इसे हम क्या कहते हैं? हैबिटेबल जोन या निवास योग्य जोन। और इसी निवास योग्य जोन को ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, तो ये गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है कि हर तारे से एक निश्चित दूरी पर वैसा क्षेत्र जहां पर न तो खूब गर्मी है और न ही खूब ठंडी है, और जहां पर द्रव तरल रूप में उपस्थित रह सकता है, जहां जीवन की संभावना है, उस जोन को, उस पूरे जोन को हम क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, जैसे यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सोलर सिस्टम है। ये सोलर सिस्टम में सूर्य है, सूर्य से देखिए यहां पर वीनस तक, मतलब बुध और शुक्र तक, शुक्र तक का जो रीजन है ये ब्लैक दिख रहा है, मतलब यहां पर जीवन संभव नहीं है। तो शुक्र के बाद ये देखिए पृथ्वी यहां बीच में है, उसके बाद भी ये सेम कलर है, मतलब उसके बाद भी कलर दिखा रहा है कि गोल्डीलॉक्स जोन है। तो शुक्र से लेकर के मतलब सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ शुक्र से मंगल तक हमारे सौर मंडल में शुक्र के बाद और मंगल से पहले तक का जो रीजन होता है, इस पूरे रीजन को कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। और इसी दोनों के बीच में हम पृथ्वी पड़ती है जिस पर कि हम निवास करते हैं। तो ये इस हमारे सोलर सिस्टम का गोल्डीलॉक्स जोन हो गया। ऐसे गोल्डीलॉक्स जोन हर तारे के साथ उपस्थित है। ठीक है, तो गोल्डीलॉक्स जोन लगभग क्लियर हो गया आप लोगों को? गोल्डीलॉक्स जोन क्लियर हो गया? चलिए, तो अब यहां पे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत ऐसे ग्रह सम्मिलित हैं जिनकी सतह पर तरल जल है।
तो ये सही है। दूसरा, गोल्डीलॉक जोन निवास योग्य क्षेत्र के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। तो निवास योग्य क्षेत्र क्यों है? क्योंकि सतह पर तरल जल है, इसलिए निवास योग्य है। तो इसका मतलब है कि कथन भी कथन ए को पुष्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कथन ए और कथन बी दोनों सही है तथा कथन बी कथन ए की व्याख्या करता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? अब गोल्डीलॉक जोन आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपको आता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब भूकंपीय तरंग के बारे में तो ये प्रश्न तो लगभग आप सभी से बन ही जाएगा, है ना। इस प्रश्न को लेकर के मुझे भी डाउट नहीं है कि आप लोग शायद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न बन जाएगा। आइए देखते हैं। स्टेटमेंट है कि सभी प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग में ही आते। मतलब कि पृथ्वी के सतह से लेकर के और गहराई में 200 किलोमीटर तक ही सिर्फ भूकंप आते हैं, प्राकृतिक भूकंप। उसके बाद प्राकृतिक भूकंप पैदा नहीं होते। 200 मीटर की गहराई के बाद प्राकृतिक भूकंप पैदा नहीं होते। सोचिएगा, सोचिए स्टेटमेंट सही है कि गलत है। सेकंड, ऊर्जा तरंग का अभिकेंद्र से निकलने के पश्चात संचरण धरातल के समानांतर होता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ऊर्जा निकलती है तो वह तरंग से, जब वह अधिकेंद्र से निकलती है तो उसके बाद वह धरातल के समानांतर, जो धरातल है उसके समानांतर गति करने लगती है। सेकंड स्टेटमेंट। तीसरा, धरातलीय तरंगों की उत्पत्ति धरातलीय तरंगों तथा भूगर्भिक तरंगों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप होती है। तीसरा स्टेटमेंट। चौथा, भूकंपीय तरंगों का वेग पदार्थ के घनत्व के समानुपाती हो। देखिए, यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से कोई एक रिसर्च पेपर से बनाया है। बेसिकली ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही हैं। अब आपके एनसीईआरटी का ज्ञान सीमित होगा तो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपकी एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो ये प्रश्न आपके पकड़ से बाहर के प्रश्न नहीं है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए आते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग में ही आते। यहां एक फिगर देखिए आप लोग, यहां देखिएगा, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये मैं सिंपल समझ रहा हूं, या यहां पर एक फिगर बना देता हूं, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए इस फिगर से। ये क्रस्ट है, ठीक है, ये मेंटल है और ये कोर है या क्रोड है। ठीक है, सतह से 200 किलोमीटर मतलब यहां पर ये जो रीजन है यह ठोस क्षेत्र होता है। ठीक है, और भूकंप पैदा होने के लिए जरूरी क्या होता है? भूकंप कैसे पैदा होता है कि भूकंप पैदा होने के लिए जरूरी होता है कि दो प्रकार की चट्टानें आपस में टकराएं। जब ये चट्टानें टकराएंगी तो यहां से ऊर्जा पैदा होगी। ठीक है, क्या ये ऊर्जा क्या है? इस ऊर्जा को हम कहते हैं भूकंपीय तरंग। ठीक है, भूकंपीय तरंग। अब 200 किलोमीटर के नीचे गहराई में जो मेंटल है वह द्रवीकृत अवस्था में है। तो जब द्रवीकृत अवस्था में है तो वहां पर चट्टानों का टकराना नहीं होगा। तो जब चट्टानें टकराएंगी नहीं तो वहां पर भूकंपीय तरंग पैदा नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट यही तो कह रहा है कि सभी प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग में ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग तक ही कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, ठोस चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद द्रवीकृत मैग्मा पाया जाता है। तो द्रवीकृत मैग्मा में चट्टानों को टकराने की स्थिति बनती नहीं है, इसलिए वहां पर भूकंपीय तरंग पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। समझ में आ रही है? ठीक है,
ऊर्जा तरंग का अभिकेंद्र से निकलने के पश्चात संचरण धरातल के समानांतर होता है। अब इस बात को समझिए, यहां पर देखिए अभिकेंद्र से निकलने के बाद इसका धरातल के समानांतर संचरण हो रहा है या धरातल की ओर संचरण हो रहा है। यह कह रहा है कि अधिकेंद्र पर जब यहां पर ऊर्जा आ जाती है तो उसके बाद जैसे भूकंप आई, सपोज करिए यहां पर चट्टाने टकराई, तो यहां से सबसे पहले पी वेव धरातल पर पहुंचा, अधिकेंद्र पर पहुंचा। अब ये अधिकेंद्र से पृथ्वी के समानांतर ऐसे गति करेगा। ये कह रहा है ये सेकेंड स्टेटमेंट कि ऊर्जा तरंग का अभिकेंद्र से निकलने के पश्चात जो संचरण होता है वो धरातल के समानांतर होता है। अब ये बात आपको बताने हैं कि क्या ये संचरण यहां से जब निकलता है अभिकेंद्र से तो इसके बाद वह ऐसे चलने लगता है या यहीं पर आकर के समाप्त हो जाता है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पी वेव और एस वेव ये दोनों क्या होती हैं, जैसे ही धरातल पर पहुंचती हैं तो धरातल पर पहुंच करके इनकी ऊर्जा निर्मुक्त हो जाती है, ऊर्जा फिर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है और इसके साथ ही इनका अंत हो जाता है। तो अब यह निकलने के बाद सतह के समानांतर यात्रा नहीं करती, ठीक है। तो समानांतर यात्रा नहीं करती है तो यह सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, धरातलीय तरंगों की उत्पत्ति धरातलीय तरंगों तथा भूगर्भिक तरंगों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप होता है। अब यहां पर एक परिदृश्य समझिएगा, ध्यान से देखिएगा इस बात को। ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ पर यहां से एक तरंग निकली और आकर के चट्टान सतह पर टकरा गई, ठीक है। अब सतह पर हम सभी जानते हैं कि सतह पर पहले से ही धीरे धीरे हर जगह कंपन होते रहता है। जैसे सड़क पर गाड़ी चल रही है तो कंपन हो रहा है, चट्टाने कहीं गिर रही हैं तो कंपन हो रहा है। तो ये कंपन क्या है, एकदम छोटा कंपन है। अब सपोज करिए यहां पर कोई पहले से ही कंपन हो रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये धरातलीय कंपन हो रहा था। जैसे रेलगाड़ी अगर चलती है तो उसके आसपास का जो जमीन होता है वो कंपन कर रहा होता है, क्योंकि वहां पर तरंगे चल रही होती हैं रेलगाड़ी के साथ साथ धरातलीय तरंगे, लेकिन वो बहुत कमजोर होती है। लेकिन इन धरातलीय तरंगों के पास अगर नीचे से ये जो पी वेव है या एस वेव है, ये दोनों कोई भी वेव आकर के उस वेव से, धरातलीय तरंग से, जो भूगर्भीय तरंग है, भूगर्भीय तरंग का मतलब पी वेव और एस वेव, ये दोनों आकर के उससे टकरा गई। जैसे ही इससे टकराएंगी, टकराने के बाद क्या होगा, ये जो धरातलीय तरंग है इसकी वेव, इसकी पावर बढ़ जाएगी, और जब पावर बढ़ गई तो फिर अब ये सतह पर घूमने लगी। तो इसीलिए सतह पर जो वेव घूमती है उसे हम एल तरंग कहते हैं, और यह एल तरंग ही सबसे अधिक हानिकारक होती है। तो एल तरंग की उत्पत्ति कैसे होती है, धरातलीय तरंगों के सतहीय तरंगों से टकराने के कारण, और इसके बाद ये जो तरंग उत्पन्न होती है यह सतह पर जो भी बिल्डिंग होता है, भवन होता है, रोड होता है, सबको तोड़ती हुई निकल जाती है। यह बहुत ही भयानक तरंग है। तो इस तरीके से धरातलीय तरंगों की उत्पत्ति धरातलीय तरंगों एवं भूगर्भिक तरंगों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप होती है। यह स्टेटमेंट भी क्या है, यह स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट कि भूकंपीय तरंगों का वेग पदार्थों के घनत्व के समानुपाती होता है। अब भूकंपीय तरंगों का जो वेग होता है, आप सभी जानते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो तरंग की गति जो होती है वो सबसे अधिक कहां होती है, तरंगों की गति सबसे अधिक ठोस में होती है, फिर उसके बाद द्रव में होती है, और तब उसके बाद गैस में होती है। तो भाई ठोस में सबसे अधिक ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि ठोस के जो उसका घनत्व है, जो उसके आंतरिक अणु हैं,
जो आंतरिक अणु हैं वो क्या होते हैं, आंतरिक अणु पास पास होते हैं। पास पास इसका मतलब क्या है कि इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो ठोस का घनत्व अधिक होता है, घनत्व का मतलब बहुत अधिक घना होना, चिपका होना, आपस में बहुत मजबूती से चिपका होना। तो ठोस का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए जो तरंग होती है उनकी गति ठोस में अधिक होती है, उसके बाद द्रव में होती है, क्योंकि ठोस के बाद जो द्रव के अणु होते हैं वह ठोस की तुलना में कम आपस में चिपके होते हैं, इसीलिए फैलाने पर आसानी से फैल जाते हैं। जबकि गैस के अणु आपस में दूर दूर बिखरे होते हैं, उनमें और ज्यादा दूरियां होती हैं, तो इसीलिए घनत्व ठोस का अधिक होता है, उसके बाद द्रव का घनत्व होता है, उसके बाद गैस का घनत्व होता है। तो जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें तरंगों की गति अधिक होगी। अब इसको आप लोग यहां से समझ लीजिए कि पृथ्वी का जो ये वाला रीजन है, जैसे यहां पर अगर भूकंप आया तो इस भूकंप में ये जो पृथ्वी का देखिए क्रस्ट वाला पार्ट है जो ठोस है, इस ठोस पार्ट में तरंगों की गति बहुत तेज रही और तरंग ठोस पार्ट में आसानी से बड़ी लंबी दूरी तय करके यहां तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही ये तरंग यहां पर पहुंचे तो यहां से ये द्रव शुरू हो गया था, ये द्रवीकृत पार्ट है, द्रव है। तो जैसे ही यहां पर तरंग पहुंचे तो इनकी गति क्या हो गई, धीमी हो गई। ठीक है, धीमी हो गई। फिर यहां नीचे आए तो और द्रवीकृत, फिर ठोसकृत, तो ये गति बहुत धीमी होती गई। लेकिन जैसे ही पुनः वापस ठोस में पहुंचे इनकी गति देखिए बहुत ज्यादा लाल हो गया, मतलब फिर गति बहुत तेज गति से बढ़ गई। दिख रहा है? तो इससे पता चलता है कि ठोस में तरंगों की गति बहुत अधिक होती है। और उसका अधिक होने का कारण क्या है, ठोस का घनत्व का अधिक होना। तो घनत्व का समानुपाती होना, घनत्व का समानुपाती मतलब घनत्व अधिक तो तरंगों का वेग अधिक, घनत्व कम तो तरंगों का वेग कम। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी क्या है, 3 है। तो इसका मतलब कि पहला, तीसरा और चौथा ये 3 सही है और सेकंड गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। मुझे उम्मीद है चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एग्जाम के टाइम तक आपको लगभग पूरे सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया से तैयार करा दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हिस्ट्री भी, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक के बाद हम हिस्ट्री पर भी आएंगे। ठीक है, तो चिंता नहीं करें आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आंतरिक संरचना आप सभी ने पढ़ी होगी। प्रश्न है, भूप्रॉपर्टी भारी चट्टानों से बनी होती है और ठोस पृथ्वी का एक भाग भी है। भूप्रॉपर्टी भारी चट्टानों से बनी होती है और ठोस पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसका एक पार्ट भी है भूप्रॉपर्टी। सेकेंड, बेसाल्ट से बनी हुई भूप्रॉपर्टी, इसकी चट्टानें महाद्वीपीय भाग से दूर स्थित महासागरों के नीचे पाई जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो महासागरों के नीचे की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी बनी होती है, वो बेसाल्ट की बनी होती है। ठीक है, जबकि तो इसके विपरीत महाद्वीपों की बनी हुई जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, महाद्वीपों की बनी हुई प्रॉपर्टी होती है वह किस चट्टान की बनी होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो महासागर के नीचे की प्रॉपर्टी बनी होती है वह किसकी बनी होती है, वह बेसाल्ट की बनी होती है। तो इसका मतलब है कि महाद्वीपों के नीचे की जो प्रॉपर्टी बनी है वो किसी और चट्टान की बनी है। वो चट्टान क्या है, कौन सी है, आप लोग कमेंट में। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, मेंटल भू प्रॉपर्टी का ही एक भाग है जो ज्वालामुखीयता लावा का एक स्रोत के रूप में, ज्वालामुखी लावा के एक स्रोत के रूप में जाना है। अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आंसर आप लोग खुद से बता भी रहे होंगे, सोच रहे होंगे कौन सा सही है। चलिए देखिए, पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। भू प्रॉपर्टी भारी चट्टानों से बनी होती है और ठोस पृथ्वी का एक भाग भी है। भू प्रॉपर्टी यहां पर देखिए, ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये जो आपको कलरफुल दिख रहा है ऐसा वाला, ये भू प्रॉपर्टी है। ठीक है, भू प्रॉपर्टी क्या है,
क्रस्ट जो कि 0 से 100 किलोमीटर तक विस्तारित है, उसी का एक ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला जो सतह होता है, उसे हम कहते हैं भूप्रपट्टी। बेसिकली जो भूप्रपट्टी की चौड़ाई होती है वो सामान्य रूप से कहीं पर 3, कहीं पर 4 और 5 किलोमीटर तक गहराई तक भूप्रपट्टी होती है। उसके बाद जो भाग होता है प्रॉपर्टी सतह का, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। मतलब क्रस्ट में भी शामिल होता है, इसके नीचे का भी कुछ भाग क्रस्ट में शामिल है। तो क्रस्ट का सबसे ऊपरी परत जो होता है उसी को हम भूप्रपट्टी कहते हैं, और यह सबसे अधिक कठोर है। भूप्रपट्टी भारी चट्टान से बनी होती है और ठोस पृथ्वी का एक भाग भी है। दूसरा कि बेसाल्ट से बनी हुई भूप्रपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय भाग से दूर स्थित महासागरों के नीचे पाई जाती है। अब आप सभी जानते हैं कि जो महाराष्ट्र का जो पठार है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, महाराष्ट्र का जो पूरा पठार है या जो पश्चिमी घाट पर्वत है, इनके आसपास के जो पठार हैं ये बेसाल्टिक पठार कहे जाते हैं। बेसाल्टिक पठार क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि यहां सब जो नीचे से मैग्मा निकला, वह मैग्मा के निकलने से और ऊपर उसके जमने से बने हुए हैं। तो इसीलिए, चूंकि ये समुद्र में इसका विस्तार फैलता चला गया, तो समुद्र के आसपास के रीजन में फैलते चले गए। तो नीचे से मैग्मा निकल करके जब समुद्र के आसपास जम गया तो वो बेसाल्टिक मैग्मा हो गया। ठीक है। और इसीलिए महाराष्ट्र का जो पठार है वो पहले, चूंकि महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था वो बहुत पहले समुद्र में डूबा हुआ था, धीरे धीरे पृथ्वी ऊपर उठती चली गई, तो वह भाग भी समुद्र से ऊपर आ गया। ठीक है। तो इसीलिए वह बेसाल्टिक मैग्मा से बना हुआ है। तो जो महासागरीय चट्टानें होती हैं वो बेसिकली बेसाल्ट से बनी होती है। यह स्टेटमेंट सही है। थर्ड है कि मेंटल भूप्रपट्टी का ही एक भाग है। अब यहां देखिए, मेंटल ये है, ठीक है। मेंटल की गहराई कितनी दूर तक है? लगभग 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल है। भूप्रपट्टी देखिए यहां पर लिथोस्फीयर, ये यहां से लेकर के यहां तक विस्तृत है। और मेंटल, यहां ध्यान से आप लोग देखेंगे तो दिख जाएगा कि यहां से यहां तक ये भूप्रपट्टी है, और उसी में मेंटल भी यहां से शुरू हो जाता है। मतलब मेंटल भूप्रपट्टी से ही जुड़ा हुआ, मेंटल बहुत अधिक गहराई तक विस्तृत है, लेकिन मेंटल का कुछ हिस्सा भूप्रपट्टी तक विस्तृत है। मतलब ये जो यहां इतना दिख रहा है, यह मेंटल का वह हिस्सा है जो भूप्रपट्टी का भाग है। तो मेंटल भी कुछ दूर तक ज्वालामुखी लावा का, मेंटल भूप्रपट्टी का ही एक भाग है जो ज्वालामुखी लावा के स्रोत के रूप में जाना जाता है। और मेंटल क्या है? मेंटल में ही ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। जितनी ये जो स्थेनोस्फीयर दिख रहा है, ये एकदम द्रवीकृत मैग्मा है जो आग के गोले के रूप में वापस ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। तो मेंटल द्रवीकृत मैग्मा होता है यह, और यहीं से ज्वालामुखी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। तो यह स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो इसका तीनों का तीनों आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आप लोग कितने अपडेट हैं ज्योग्राफी को लेकर के, कितना आपका फिजिकल ज्योग्राफी तैयार है, ये इससे तैयार करते रहिए। अगर तैयार है तो बहुत अच्छा है, नहीं तैयार है तो हमारे साथ साथ अपने इस सब्जेक्ट को तैयार भी करते चलिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात निकले हुए मैग्मा, ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात निकले हुए मैग्मा के ठंडे होने से बनी सेल, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो भी चट्टानें बनती हैं बेसिकली वो ज्वालामुखी क्रिया से जो मैग्मा बाहर निकलता है उसी के ठंडा होने से बनती है। अगर वो जल्दी ठंडा हो गया तो बेसाल्टिक, और देर तक ठंडा हुआ तो आग्नेय शैल बनती है। अब यह प्रश्न आते हैं कि आग्नेय शैल में अपक्षयन अथवा अपर्दन के फलस्वरूप होने वाली रूपांतरण की प्रक्रिया अवसादी शैलों के निर्माण का एक ज्ञात कारण। कह रहा है कि आग्नेय शैलों में अपक्षयन और अपर्दन होता है, उससे अवसादी शैलें बनती हैं। ये सही है कि गलत है? आग्नेय शैलों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है।
ये सही है स्टेटमेंट। लेकिन अग्नेय शैलों से कैसे अवसादी शैलों का निर्माण होता है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अपक्षयण और अपर्दन के कारण। अब आपको अपक्षयण और अपर्दन पता होना चाहिए। अपक्षयण क्या होता है? शैलों का टूट जाना। अपर्दन क्या होता है? उसके टूटने से वहां से हट जाना। तो यही प्रक्रिया तो है जिसके माध्यम से अग्नेय शैलें टूट करके और कैसी शैलें बन जाती हैं? अवसादी शैलें बन जाती हैं। आप लोगों का तैयारी का स्तर इसी से तो पता चलेगा कि आप कितना तैयार हैं। सेकेंड, पिंड शिला, विमृदा और सेल यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैलें। सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा टफ है। यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैलें। थर्ड है कि सभी आग्नेय शैलों से अवसादी शैलों का निर्माण हो सकता है, परंतु सभी अवसादी शैलें आग्नेय शैलों का निर्माण नहीं कर सकती। अब देखिए भाई, अवसादी शैलें का मतलब क्या है कि जो कि अवसादन के फलस्वरूप, जैसे अवसाद, गाद, बहुत लंबे समय तक गाद जमता रह गया, वही गाद जिस पर कि ताप और तापमान और दबाव प्रेशर पड़ता गया, वह धीरे धीरे कठोर होता गया, तो एक मजबूत चट्टान बन गया, अवसादी चट्टान बन गया। लेकिन क्या यह अवसादी चट्टान अग्नेय चट्टान बन सकता है? तो अगर वह अवसादी चट्टान पहले से अग्नेय चट्टानों के टूटने से अवसादी चट्टान बना है, तो पुनः वापस वो अग्नेय चट्टान बन सकता है। लेकिन अगर वह गाद के जमने से अवसादी चट्टान बना है, तो गादों को कितना भी ताप दिया जाए, वह पुनः अग्नेय चट्टान नहीं बनेगी। तो यह स्टेटमेंट आपको, ये सब चीजें आपको जानना है। और ये सब चीजें कोई मैंने आसमानी बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ एनसीईआरटी की बात कह रहा हूं। आपने एनसीईआरटी को कितना सीरियस होकर के पढ़ा है, वहीं से आपके सारे प्रश्न बनते हैं। ये जो शैलें हैं, ये शैलें अवसादी शैलें हैं, क्योंकि जो पिंड शिला है या मृदा, ये सब चीजें अवसाद से ही बनी हुई है। मृदा जो है वो अवसादी सेल का ही एक उदाहरण है, या सेल स्लेट। तो ये भी क्या है? ये अवसादी सेलें हैं और यांत्रिक रूप से निर्मित है। यांत्रिक रूप से निर्मित का मतलब होता है कि जिस पर कि ताप दाब का जो प्रभाव पड़ा, इसके बाद ये यांत्रिक रूप से बाद में दूसरी चट्टानें बन गई। तो पहले कुछ और थी, बाद में यांत्रिक चट्टानें बन गई। अब यहां पर देख लीजिए, ज्वालामुखीयता होती है, मैग्मा होता है। मैग्मा जहां से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। उस क्रेटर से जो धूल कण निकलते हैं, उन धूल कणों में जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, उन्हें हम एस कहते हैं। यह लावा निकल करके धीरे धीरे इधर गिर रहा है, लावा हो गया है। जिस मोटी पाइप से या जिस मोटी छिद्र से मैग्मा निकलता है, उसे हम मेन वेंट कहते हैं। ठीक है। और अंदर नीचे आपको दिख रहा है बहुत गर्म तपता हुआ मैग्मा है, इसे हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं, जिसमें कि पूरा मैग्मा इकट्ठा होता है। ठीक है। यह मैग्मा जब पहली बार निकलता है तो यह पहला लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर पैदा हो गई, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर। तो ये क्या है? ये मैग्मा का लेयर है और ये चट्टानों का लेयर भी है। जो निचली चट्टान है वो बहुत कठोर होगी, उसके ऊपर वाली चट्टान उससे कम कठोर होगी, उसके ऊपर वाली चट्टान उससे कम कठोर होगी। जो सबसे ऊपर वाली चट्टान है वह चूंकि सबसे नई है, इसीलिए सबसे कम कठोर होगी। ठीक है। तो ये ज्वालामुखी के बारे में आपको बेसिक जानकारी हो गई। ये चट्टानों का फॉर्मेशन है कि मैग्मा निकला, उससे फिर अग्नेय शैल बना, अग्नेय शैलों के टूटने से या उसके अवसादन से अवसादी शैल बना। ठीक है। वही अवसादी शैलों पर अगर तापमान और दबाव बहुत अधिक पड़ा तो वह कायांतरित शैल बन गया। कायांतरित शैल सबसे मजबूत होता है, सबसे कठोर भी होता है, सबसे कठोर और सबसे मजबूत। लेकिन यह कायांतरित शैल क्या हो गया? जब धरती के नीचे अचानक से जब दो प्लेटें टकराई, तो किसी एक प्लेट के पास जो नीचे गया, जो कि मेंटल में डूब गया, वो क्या हो गया? वो फिर से गल गया, तो फिर से मैग्मा बन गया, तो फिर मैग्मा बन के बाहर निकला, तो फिर वो, तो ये एक सर्कल है, चट्टानों के निर्माण का सर्कल है। ये आपको जान लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं।
इसको ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न कह रहा है, कभी कभी आप लोग प्रश्न जानते हुए भी गलती कर लेते हैं, यही वैसा है। अनक्षादन, अनक्षादन का मतलब क्या होता है? देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है अक्षादन, ठीक है, और दूसरा है अनक्षादन। अक्षादन का मतलब क्या होता है? अक्षादन का मतलब होता है घेर लेना, ठीक है, और अनाच्छादन का मतलब क्या होता है? हट जाना। तो ये कह रहा है प्रश्न, अब ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि ये कुछ क्षेत्र है, यहां पर अनाच्छादन के कारण कौन कौन से होते हैं? समशीतोष्ण अक्षांश। समशीतोष्ण अक्षांश किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, या 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ तक। तो इन जो दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं समशीतोष्ण अक्षांश। मतलब उष्ण अक्षांश और शीत अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, उसे हम कहते हैं समशीतोष्ण अक्षांश। तो यहां पर जो अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है, मतलब कि इन क्षेत्र में जो चट्टाने हैं, इन क्षेत्र में जो चट्टाने हैं, वह ऊपर से अगर किसी भी कारण से हट जाती हैं, तो वो हटाने वाला कारक कौन सा है? तो कहा जा रहा है कि समशीतोष्ण अक्षांश में जो कारक है वो हिमनद और हिम है। सेकंड है, समुद्र तट के समीप अगर अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है तो उसका कारण क्या होता है? तो वो है लहरें। तीसरा, रेगिस्तान में अगर अनाच्छादन हो रहा है तो उसका कारण क्या है? तो कह रहा है तापमान। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है, ठीक है। अब समझिएगा, समशीतोष्ण क्षेत्र में, समशीतोष्ण का मतलब है कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का बीच का, यहां पर आप सभी जानते हैं कि हमारे यहां हिमालय के उत्तर में खूब बर्फ जमे रहते हैं ना, चीन से लेकर के और ध्रुवों तक बर्फ बहुत अधिक मात्रा में जमे रहते हैं। तो ये जो बर्फ हटते हैं, तो वो बर्फों का हटना क्या हुआ? ऊपर से एक परतों का हटना, अनाच्छादन। तो 23.5 से 66.5 के बीच में हिमनद बहुत है और हिम भी है, बर्फ है, ये हट गए तो वहां से अनाच्छादन हो गया। तो इसका मतलब कि शीतोष्ण अक्षांश में अनाच्छादन का प्रमुख कारण हिमनद और हिम है, तो ये सही है। दूसरा, समुद्र तट पर लहरें। समुद्र तट के समीप जो पेड़ पौधे हैं या जो भी घर बर है या जो भी ऊपर के परत लग जाती है रेत वेत की, लहरें क्या करती हैं? आती हैं, उन परतों को हटा देती हैं, उनको तोड़ फेंक देती हैं, तो वहां जो चट्टाने हैं वो क्या हो जाती हैं? खुली हो जाती हैं। तो इसका मतलब कि समुद्र तट में अनाच्छादन का प्रमुख कारण क्या है? लहरें। रेगिस्तान, रेगिस्तान में क्या होता है? रेत होता है, खूब रेत भरा पड़ा है। तो रेगिस्तान में से रेत को कौन फैलाता है, कौन हटाता है? तो ये कह रहा है तापमान। तापमान हटाता है? नहीं, रेगिस्तान में से रेत को हटाने का जो मूल तत्व है वो क्या है? वायु। रेगिस्तान में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वही हवाएं बालू को हटा करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है। तो रेगिस्तान में जो अनाच्छादन होता है उसका मूल कारण क्या है? वायु। तो इसका मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? गलत। तो पहला और दूसरा केवल बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए, अब ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आप ही लोगों को कमेंट में देना है। आप लोग कितने तैयार हैं प्रश्न को लेकर के, ये ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं खूब बढ़िया से समझा दे रहा हूं, लेकिन उत्तर आप ही लोगों को करना है। पहला, कि अणुओं की आंतरिक संगठन में जटिलता होने से इनके तल का निर्धारण असंभव है। कहा जा रहा है कि कोई एक चट्टान है, ठीक है। अब चट्टान में आप बता सकते हैं कि चट्टान का कौन सा भाग सबसे पहले बना था? तल का निर्धारण, कौन सा भाग सबसे पहले बना था, यह बता सकते हैं? तो बताना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि चट्टान में उसके सभी पार्ट, जो उसके कण होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से मजबूती से पकड़े हुए होते हैं। तो यह बताना असंभव है, ये पहला स्टेटमेंट। सेकेंड, प्राकृतिक गैसों को भी
खनिज के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस जो है वह भी एक खनिज है। ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट, सीमेंट एक प्रकार का खनिज है जिसका उपयोग पक्के घरों के निर्माण में किया जाता है। तो क्या सीमेंट एक प्रकार का खनिज है, ये आप लोगों को बताना है। चौथा, मैग्मा के ठंडे हो जाने से चट्टान का निर्माण होता है जो कि खनिज ना होकर एक कार्बनिक पदार्थ के रूप में चिन्हित किया जाता है। मैग्मा कह रहे हैं कि मैग्मा के ठंडे होने से जो चट्टान का निर्माण होता है वह चट्टान खनिज नहीं होता है बल्कि वह एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। ये 4 स्टेटमेंट है, आपको इसका उत्तर बताना है। मैं इसका उत्तर कल की क्लास में निश्चित रूप से बताऊंगा, लेकिन आज ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है मैंने। अब आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कल मैं निश्चित रूप से इसका उत्तर भी आपको बता दूंगा। तो ये ज्योग्राफी का जब तक सेक्शन चल रहा है, आप लोग सिंसियर होकर के चीजों को देखते रहिए। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि स्पीड थोड़ी स्लो है तो बढ़ा करके स्पीड में देख लीजिए, आपका टाइम भी बच जाएगा और चीजें भी आपके पास हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।